हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। उसका नाम है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होती है उसको स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कंडक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ हम सिंपल कंडक्टर कह सकते हैं। ऑलरेडी हमने सॉलिड स्टेट किया था, उसमें हमने आपको बताया था कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा फिर उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कंडक्टर क्या होता है। तो कोई भी सबस्टांस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती हो, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, पास हो जाए, उस सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो एनी सबस्टांस व्हिच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर। जैसे आप एक आयरन की रॉड ले लीजिए और एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, सूखी लकड़ी का। तो अगर आप आयरन की रॉड के साथ वायर लगाएंगे तो उसमें से बिजली जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाएगी। बट जो अगर ड्राई वुड का पीस होगा उसमें से पास नहीं होगी। तो जो आयरन रॉड है वो क्या काम कर रही है, एज ए कंडक्टर काम कर रही है। तो जिन सबस्टांस में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंडक्टर जो होते हैं ये बेसिकली बात करें तो दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होते हैं, कोई भी सबस्टांस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती हो, पास होती हो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती हो, ऐसे मटेरियल को, ऐसे सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं। एक से ज्यादा तो कंडक्टर्स बोल रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर दो तरह के हो सकते हैं, मेटालिक हो सकते हैं जहां नॉन मेटालिक हो सकते हैं। मेटालिक में आप एग्जांपल लिख सकते हैं ऑल मेटल्स। तो मेटल में जो कंडक्टेंस होती है दैट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। नॉन मेटालिक में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है बट फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये भी कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्यू पॉलीमर्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इन शॉर्ट आपने कहना है एनी मटेरियल व्हिच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो ऐसा कोई भी सबस्टांस जिसमें कंडक्टेंस जो होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से हो, इलेक्ट्रॉन की वजह से मूवमेंट ना होती हो, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से हो, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बोलते हैं। जनरली ये याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये सबस्टांस डीकम्पोज नहीं होते हैं। मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो मेटल ही रहेगा, वो डीकम्पोज नहीं होगा। बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जिसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाते हैं। ये भी आपने इसमें लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या है, सबस्टांसेस व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। एंड द कंडक्टेंस, जो इसमें कंडक्टेंस होगी, आगे जाकर हम आपको बताएंगे व्हाट इज कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। आई होप आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो कंडक्टेंस बेसिकली क्या है, द ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में कितनी आसानी से जो है करंट फ्लो करता है, कंडक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस ईजनेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। तो आयंस की वजह से जो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। और ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स बोलते हैं। अब हमने बात करनी है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इफेक्ट करेंगे किसको, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं। उसमें आप जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे साल्ट हो गए हमारे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट, व्हाटएवर, जो भी आप साल्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जितने भी एसिड्स हैं, बेसिस हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, बेसिस हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की। अब हम करेंगे फैक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलिटिक
कंडक्टेंस आपको मैंने बता दिया कि जो कंडक्टेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होती है किसी मटेरियल की, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है, जहाँ कौन से फैक्टर हैं जो इसको चेंज कर सकते हैं, जहाँ इफेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर है, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा फैक्टर है सॉल्वेशन ऑफ आयंस, जिसको हम सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी बोलते हैं, तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, जिसको हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी बोलते हैं, फोर्थ फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, और फिफ्थ फैक्टर है टेम्परेचर। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करेगी। तो वन बाय वन इनको थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे करेगा, तो इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कौन से होते हैं, जो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होते हैं। अब आपने जो इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए आपने वाटर, आपके पास सॉल्वेंट है, उसमें आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, जैसे आप सोडियम क्लोराइड डालते हैं, तो सोडियम क्लोराइड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, वो पूरी तरह से टूट जाएगा, तो ज्यादा आयन बनेंगे, ज्यादा आयन बनेंगे तो मूवमेंट ऑफ आयन जो है उसकी वजह से ही तो करंट है, तो जितने ज्यादा आयन बनेंगे उतनी कंडक्टेंस होगी, ज्यादा होगी। उसके मुकाबले में अगर आप कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, जैसे आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल लिया, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जहाँ एसिटिक एसिड हो गया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से टूटेगा नहीं, तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, लो होगी। आगे हम पढ़ेंगे कि सॉल्वेंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, वो आगे टॉपिक्स हैं। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कंडक्टेंस हाई होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कंडक्टेंस लो होगी। दूसरा है सॉल्वेशन ऑफ आयंस, जहां इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो दूसरा फैक्टर है सॉल्वेशन ऑफ आयंस। सॉल्वेशन क्या होती है, किसी आयन का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल द्वारा सराउंड कर जाना। अगर आपके पास कोई एक आयन है, इसके इर्द गिर्द क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं। अगर ये सॉल्वेंट पर्टिकुलरली वाटर हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। तो सॉल्वेशन कितनी है, कितने मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के किसी आयन को सराउंड कर रहे हैं, उसके बेसिस उसके ऊपर भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास एक आयन है, उसके साथ 6 मॉलिक्यूल जो है सॉल्वेंट के सराउंड कर रहे हैं, उसको अटैच्ड हो रहे हैं, तो इसका कुछ वेट होगा। अब इसी आयन के इर्द गिर्द अगर 6 की बजाय 10 मॉलिक्यूल जो है सॉल्वेंट के सराउंड करते हैं, यानी कि सॉल्वेशन ज्यादा हो गई, तो इसका वेट बढ़ जाएगा, ये हैवी हो जाएगा। तो जितना पहले जो सॉल्वेशन हुई थी उससे आप सॉल्वेशन ज्यादा है, वेट ज्यादा हो गया है, पहले वेट कम था, वो ज्यादा फास्ट मूव कर सकता था। अगर आपको बोले एक पतला आदमी ज्यादा तेज दौड़ सकता है या एक मोटा, तो आप नेचुरली कहेंगे पतला आदमी ज्यादा फास्ट दौड़ेगा। तो सॉल्वेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही वेट बढ़ जाएगा और वो उतना कम मूव कर पाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ये याद रखना है, सॉल्वेशन जितनी ज्यादा होती है उतनी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, लो होती है। कंडक्टेंस होती है किसकी वजह से, तो बच्चे कंडक्टेंस कहाँ से आती है, जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी मूव करती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो कोई आयन है, तो वो कनेक्ट करता है, जब प्रोड्यूस करता है 2 तरह के फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी करते हैं अंडर इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड को हम करते हैं मैग्नेटिज्म के अंडर। तो यहाँ पे जो करंट कैरिंग जो मॉइटीज हैं, स्पीसीज, वो कौन है, आयंस हैं। तो जितना आयन ज्यादा फास्ट मूव करेगा उतनी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगी, हाई होगी। तो जहाँ पे सॉल्वेशन से बेसिकली उसकी जो मूवमेंट है वो हिंडर हो रही है, जितनी सॉल्वेशन ज्यादा होगी उतनी उसकी मूवमेंट, उसका फ्लो धीमा हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। उसमें 2 बातें आपने डिस्कस कर दी है, एक तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट 2 तरह का हो सकता है, जहां तो पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, जहां नॉन पोलर हो सकता है। अब पोलर और नॉन पोलर आपको ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ा चुके हैं। जिस बच्चे को अगर कोई डाउट है वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अब हम पोलर और नॉन पोलर नहीं करने जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बच्चे, वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा आयनाइज होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन पोलर। तो जितने ज्यादा आयनाइजेशन होगी उतने ज्यादा आयन बनेंगे, उतनी
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पोलर सॉल्वेंट में अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे आयनाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगी, हाई होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेस मोर इन पोलर सॉल्वेंट एंड हेंस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस विल बी हायर इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एज कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर कि पोलर होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ज़्यादा होगी और अगर नॉन पोलर होगा तो कम होगा, क्योंकि नॉन पोलर में आयनाइजेशन उतनी अच्छी नहीं होती है, ना के बराबरी होती है। देन दूसरी बात है कि विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें हम इसको हम कवर कर सकते हैं अंडर सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि सॉल्वेंट के बीच में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रांग है। तो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हाई होती है उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी भी आपने ऑलरेडी 11th में किया हुआ है, वहाँ पे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर हमने किए थे, उसको जरा थोड़ी नजर लगा लीजिए, वहाँ फैक्टर भी किए थे किस किस के ऊपर डिपेंड करती है विस्कोसिटी। तो जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी हाई होगी उतने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो होंगे वो कम फ्लो करेंगे। जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उतनी जो फ्लूइडिटी होती है सॉल्वेंट की या किसी लिक्विड की वो क्या होती है, कम होती है। अब अगर सॉल्वेंट ही कम फ्लो करेगा तो आयन भी कम फ्लो करेंगे। बेसिकली कंडक्टेंस होनी किसकी वजह से है, वो होनी है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। अब आप पानी में दौड़ रहे हो, बहुत सारा पानी है उसमें दौड़ रहे हो, तालाब में दौड़ रहे हो और एक बार आप दलदल में फंस जाते हो, तो कहाँ आप ज़्यादा फास्ट दौड़ पाएंगे। तो नेचुरली आप कहेंगे हम पानी में फास्ट तैर सकते हैं या चल सकते हैं, अगर दलदल में फंस गए तो हमारी मूवमेंट थोड़ी कम हो जाएगी। इसी तरह से दलदल जहाँ पे क्या सॉल्वेंट की विस्कोसिटी है, जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी उतना वो थिक होता जाएगा, उतनी मूवमेंट जो है वो कम होती जाएगी। तो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी इंक्रीज करने का मतलब है मूवमेंट ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर है कंसंट्रेशन का क्या असर पड़ेगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के ऊपर, कि सोल्यूशन कंसंट्रेशन जब बढ़ाएंगे तब क्या होगा और जब घटाएंगे तब क्या होगा। देखिए बच्चे, जैसे हम कंसंट्रेशन हाई रखेंगे, यानी कि हम जो सॉल्वेंट लिया है उसमें सल्यूट ज़्यादा डालेंगे, उसको हम बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन है। तो जब कंसंट्रेशन हाई होगी, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होगी वो डिक्रीज करेगी। आप क्या पूछते हैं क्यों डिक्रीज करेगी, तो दोनों के लिए अलग अलग रीजन है, ये याद रखना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हाई होगी उतना कम डिसोशिएट होता है, उतनी उसकी आयनाइजेशन कम होती है। जैसे जैसे आप सॉल्वेंट बढ़ाते जाएंगे उसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं, तो जितनी ज़्यादा डाइल्यूशन होगी उतना वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो ज़्यादा टूटता है, ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन होती है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिवर्स होता है, आयनाइजेशन लो होती जाती है। तो अगर कंसंट्रेशन हाई है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट उतना आयोनाइज नहीं हो पाएगा, डिसोशिएट नहीं हो पाएगा, नंबर ऑफ आयंस कम बनेंगे और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, यानी डिक्रीज करेगी। बट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी डिक्रीज करती है। उसकी वजह क्या है कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन हाई होगी, जो नंबर ऑफ आयंस है वो ज्यादा बनेंगे, उनकी आपस में इंटरेक्शन ज्यादा होगी, वो आपस में एक दूसरे को कोलाइड करते रहेंगे, तो उतनी उनकी मूवमेंट फ्री नहीं रहेगी। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप कमरे में 5 बंदे हैं, वो दौड़ लगाइए, कमरे में जगह कम है तो 5 बंदे दौड़ेंगे कुछ स्पीड से। अब मैं 5 बंदों की जगह पर वहां पे बोलूंगा अब यहाँ पे 10 बंदे हैं या 10 बच्चे हैं, वो दौड़िए, रूम उतना ही है जितना पहले था। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं या चिल्ड्रन जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं, जब वो दौड़ेंगे उनकी आपस में कोलिजन होती रहेगी, वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो उतनी फ्रीली वो मूव नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही हमारा आयन का हिसाब है। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या, हमने रूम बड़ा कर दिया, हमने प्ले ग्राउंड में ले गए बच्चों को, बच्चे उतने ही हैं और उनको बोला आप दौड़िए यहाँ पे, तो आप खुद कह सकते हैं कि प्ले ग्राउंड में वो ज्यादा इजिली मूव करेंगे। तो जितनी ज्यादा डाइल्यूशन हो जाएगी, सॉल्वेंट जितना बढ़ाएंगे, जितनी स्पेस आप ज्यादा देंगे आयन को मूव करने के लिए, उतनी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो याद रखना है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन हाई हो अगर, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस लो होती जाती है। क्यों होती है, क्योंकि आयनाइजेशन कम होती है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कम होती है, क्यों, क्योंकि वहां पे सल्यूट यानी आयन आयन के बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस है वो बढ़ जाती हैं। डाइल्यूशन से दोनों बढ़ती हैं, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो। अगर आप डाइल्यूशन करते हैं, यानी सॉल्वेंट बढ़ाते हैं, आप स्पेस बढ़ाते हैं, उस केस में दोनों के लिए, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। कारण ये है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप जितनी डाइल्यूशन ज्यादा करेंगे उतनी डिसोसिएशन ज्यादा होगी, उतनी आयोनाइजेशन ज्यादा होगी, उतने नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, तो करंट कैरिंग जो मॉइटीज है वो बढ़ेंगी।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी। इसी तरह से स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप डाइल्यूशन करोगे उसमें नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही पूरी तरह से टूटा हुआ, जितना आपने पहले लिया होगा, अगर उसमें 10 मोल है 10 के 10 टूटे होंगे। अब आप जब सॉल्वेंट इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस नहीं इंक्रीज करेंगे, वो पहले से ही उतने हैं, बट स्पेस बढ़ जाएगी उनको मूव करने के लिए। तो उससे जो भी आपस में उनके टकराव हो रहे थे, आपस में कोलिजन हो रहा था, वो कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। तो ये याद है। अब लास्ट फैक्टर हम करेंगे बात टेम्परेचर की इसके ऊपर। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के ऊपर। आप जानते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के ऊपर सीधा डिपेंड करती है। जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी आयन की बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है वेलोसिटी आयंस की बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब उनकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर kinetic energy of ions will increase, which will increase their velocity and hence electrolytic conductance will increase। और एक बात याद रखनी है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो डिसोसिएशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो भी इंक्रीज करती है, तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे। तो दो कारण है, एक तो मूवमेंट बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, दूसरा डिसोसिएशन बढ़ेगा। दोनों ही वजह से जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइट की विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये द फैक्टर्स नेक्स्ट हम करेंगे छोटे छोटे टर्म में। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, व्हाट इज कनेक्टिविटी, ये हमने करनी है छोटे छोटे टर्म में इसमें। देन व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, द ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू ए मटेरियल इज नोन एज कंडक्टेंस। तो किसी मटेरियल में लाइक आप वायर ले लीजिए किसी मेटल की, उस मटेरियल जहाँ सोल्यूशन ले लीजिए आप, तो किसी मटेरियल में से कितनी आसानी से करंट फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं सी, जहाँ जी से आई का जी लिखते हैं, पहले सी भी लिखा जाता था। फिर आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। बेसिकली ये क्या है, रेजिस्टेंस जो है रेसिप्रोकल है किसका, कंडक्टेंस का। वो अगर कितनी आसानी से, तो ये है कितनी मुश्किल से किसी मटेरियल में करंट फ्लो करता है, जहाँ टोटल कितनी ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ अपोजिशन जो है किसी मटेरियल द्वारा ऑफर की जाती है किसी करंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस एंड इज डिफाइंड एज द डिफिकल्टी विद व्हिच करंट फ्लोज थ्रू ए मटेरियल इज, अब इसको इस मत लिखिए, ऐसे मत लिखिए, मटेरियल नोन एज रेजिस्टेंस। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए मटेरियल टू द फ्लो ऑफ करंट। तो आर जो होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, दैट इज 1/G। तो कई बार आपको एग्जाम में पूछेगा यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है पोटेंशियल इज डायरेक्टेड टू करंट। तो V इज डायरेक्टेड टू I, कुछ बुक में आजकल E भी लिखते हैं इसको, V इज डायरेक्टेड टू I और V इज इक्वल टू IR, और R जहाँ से क्या आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय I आ जाएगा। अब यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस जो होते हैं इसको हम ओम्स लेते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई पूछे आपको ओम्स, ओम्स क्या होता है, वोल्ट्स पर एम्पियर। तो अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल आप अप्लाई करते हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, उस समय जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 ओम बोलते हैं। और इसको आप यूनिट में लिख सकते हो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये कैसे ड्राइव होता है, इसको आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। R जो आपको पता है V/A होता है, V हमारा पोटेंशियल है और A क्या हमारा एम्पियर में करंट है। अब पोटेंशियल जो होता है ये क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। आपने जब फिजिक्स में पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, तो दैट इज वर्क पर यूनिट चार्ज। नीचे आ गया ये आपका करंट एम्पियर में। अब वर्क जो होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज को हम इस तरह से लिखते हैं, वर्क बाय चार्ज इंटू 1/A, ये आ गया आपका। अब वर्क जो है आपको पता है किसका बोलता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो R किसका आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चार्ज जो है आपको पता चाहिए होता है Q इज इक्वल टू, Q होता है I इंटू T, करंट इंटू टाइम। तो जाएगा करंट इंटू टाइम, जा गया 1/A, जे वाला आ गया। अब फोर्स जो है वो होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं। नीचे आ जाएगा करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम 1/A आ गया आपका ये। अब ये आ गया फोर्स, आपका मास लिख लिया आपने। अब एक्सेलरेशन किस तरह होती है, जो होती है वेलोसिटी बटा टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन।
तो मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम इंटू लेंथ इंटू 1 बाई करंट 1 बाई टाइम इंटू ए आ गया आपका। अब मास इंटू वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटू 1 बाय टाइम इंटू लेंथ, ये आपका सारा आप वही लिख लेंगे। अब देखिए मास आ गया केजी में, डिस्प्लेसमेंट जी लेंथ है मीटर में, ये भी लेंथ है मीटर में, तो m इंटू एम हो गया टाइम सेकंड में, टाइम सेकंड में, टाइम सेकंड में, सेकंड सेकंड करंट जो आपका एम्पियर में ए इंटू आ गया टाइम सेकंड आ गया एम्पियर में, तो बन गया आपका केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो जी आपका यूनिट इस तरह से ड्राइव होता है। तो आपने ये याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं आपको मल्टीपल टाइप आ जाए कि यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जहाँ तो ओम्स लिखा होगा, जहाँ इस तरह से डायमेंशन की फॉर्म में लिखा होगा, तब आपने ये लिखना है इस तरह से। तो यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास आ गया ओम, इसको हम सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ जा गया केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड। इसी तरह से यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस आपको पता है रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस है, तो 1 बाय रेजिस्टेंस 1 बाय ओम, इसको ओम इनवर्स लिख सकते हैं, सिंबल के ऊपर भी ऐसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स, इसको हम मोस भी बोलते हैं और साइमन्स भी बोल सकते हैं। जहाँ हम दूसरी तरह से फॉर्म डायमेंशन लिख सकते हैं यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस की तरह 1 बाय रेजिस्टेंस 1 बाय, अभी आपने लिखा था वहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड, तो इसको ऊपर ले जाइए, ये आ जाएगा आपके पास एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यूब पर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये है यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस और क्या है रेजिस्टेंस, ये आपने लर्न कर लेने हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम कल करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कनेक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी क्या होती है, मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से पढ़ें, ये इंटर रिलेटेड है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। पीछे वाला आएगा तो नेक्स्ट आपको समझ आएगा, अगर आप पीछे याद नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। तो इसको ध्यान से पढ़िए बच्चे। थैंक यू।